हेलो गाइस, दिस इज़ वीआईपी सर और मैं हूँ आपके साथ विशाल। और आज हम क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स की पहला चैप्टर पढ़ेंगे। उसके अंदर मैं आपको पहले बता दूं कि मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, जिसके अंदर सिर्फ 2 क्वेश्चन है और उन 2 क्वेश्चन के अंदर ही लगभग आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा। आप चाहो तो उन 2 क्वेश्चन में ही सारे छोटे और बड़े आंसर आपको मिल जाएंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मैंने लिखा है कि समष्टि अर्थशास्त्र से क्या अभिप्राय है और समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के हमें 2 उदाहरण देने हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र, वैसे आपको पता ही होगा, आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो समष्टि समष्टि शब्द का जो मतलब होता है वो होता है बड़ा, और अर्थशास्त्र में बड़ा का मतलब है अर्थव्यवस्था के स्तर पर, पूरी अर्थव्यवस्था के स्तर पर समष्टि का अर्थ ही है। अगर आप इस शब्द को समझ लेते हैं तो पूरी समष्टि अर्थशास्त्र का मीनिंग आपको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इसी शब्द से सारी चीज़ कर सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। यानी क्या मतलब है कि पूरी अर्थव्यवस्था, जो हमारा पूरा भारत देश है, उसकी अर्थव्यवस्था की जितनी आर्थिक समस्या यानी पैसों से रिलेटेड जितनी समस्याएं होंगी उनका अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। और इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? और इसकी डेफिनेशन होगी कि समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांत की वह शाखा है, समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांत की वह शाखा है जो अर्थव्यवस्था का एक इकाई के रूप में अध्ययन कराता है। वैसे तो आप ऊपर वाले ही याद करें, वो थोड़ा आसान है, बाकी ये वाली भी आप याद कर सकते हैं। और इनके उदाहरण देखते हैं। राष्ट्रीय आय, क्योंकि राष्ट्रीय आय हम पूरे भारत के बारे में बात करते हैं, इसलिए वो समस्त अर्थव्यवस्था के स्तर पर है। वैसी बेरोजगारी की समस्या है, मुद्रास्फीति की समस्या। अब की मुद्रास्फीति क्या है? कभी महंगाई बढ़ती है ना, उस स्थिति को मुद्रास्फीति की समस्या कहा जाता है। और मंदी की समस्या, जब महंगाई बहुत बढ़ी हो और लोगों के पास पैसा ही ना हो खरीदने की। और कीमत निर्धारण की समस्या, कि उस टाइम पे लोगों को ये रहता है कि हमें कीमत को निर्धारित करना चाहिए कि वो ज़्यादा कीमत ना हो। तो ये था समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ, और इसके उदाहरण भी हमने देख लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस क्वेश्चन को उतार लें, क्योंकि यह आपका जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो गाइस चलो अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी लगभग आपको आता ही है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी हमारा पहले चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे आपको इसको इस टेबल के हिसाब से करना है, जो हम इस हिसाब से करते हैं ना, बिल्कुल इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से हमें करना है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी जगह कम थी, इसलिए हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। ये दोनों व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र की डेफिनेशन है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था का व्यक्तिगत इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। हमने ऊपर पढ़ा था कि समष्टि में पूरी अर्थव्यवस्था के स्तर पर किया जाता है और इसके अंदर व्यक्तिगत इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो उदाहरण है वो है व्यक्तिगत उपभोग, व्यक्तिगत उत्पादन और साधन का कीमत निर्धारण आदि और भी चीज़ें हो सकती हैं जो आपने 11th क्लास में पढ़ी हुई हैं। और समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था की सारी फर्में की आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। ये वाली बात तो आपको पता ही है। तो आइए तो और आगे हम देखते हैं। ये सारे नोट्स हमने आपके लिए पहले से ही रखे हैं क्लास 12th के लिए, जो बहुत ही एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसी के अंदर आपके सारे चैप्टर भी ख़त्म हो जाते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य। अब हम दोनों के उद्देश्य के बारे में बात करने वाले हैं कि व्यष्टि का क्या होता है और समष्टि का क्या होता है। व्यष्टि का जो उद्देश्य होता है वो होता है साधनों का उचित बंटवारा। बिल्कुल ही आसान है, साधनों का उचित बंटवारा, और उससे रिलेटेड जितने भी सिद्धांत हैं, समस्याएं हैं और पॉलिसीज़ यानी नीतियां हैं, उनके अध्ययन कराता है कौन? व्यष्टि अर्थशास्त्र। और समष्टि में होता क्या है कि पूर्ण रोजगार, यानी जो साधन है उनका कोई भी साधन खाली नहीं रहना चाहिए, हर साधन का इस्तेमाल होना चाहिए। ये
समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा कहती है। और वो क्या करती है कि देश का विकास चाहती है और साधनों का भी विकास चाहती है। इसलिए इसी दोनों चीज़ों से रिलेटेड वो जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, जितनी प्रिंसिपल्स होते हैं और जितनी पॉलिसीज़ होती हैं, उनके ऊपर अध्ययन कराती है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट भी आपको बड़ा ही आसान है कि इसकी समस्याओं का मुख्य निर्धारक क्या है। जो समष्टि अर्थशास्त्र है और व्यष्टि अर्थशास्त्र है, उन दोनों के मुख्य निर्धारक क्या हैं? तो व्यष्टि का जो है वो कीमत है और समष्टि का आय है। चौथा पॉइंट क्या है कि यह अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। कौन? व्यष्टि अर्थशास्त्र किस पर आधारित है? पूर्ण रोजगार की मान्यता पर। और जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो अपूर्ण या अल्प रोजगार पर आधारित है। ठीक है, तो ये था हमारा डिफरेंस समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में। यह आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो चैप्टर नंबर 1 से है। इसे पूरा याद करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट या वीडियो में धीरे धीरे लिख सकते हैं। तो यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं और आगे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डालेंगे। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय, सी यू।